नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देश के कृषि निर्यात में जबरदस्त उछाल आया है। अप्रैल 2021 से लेकर जनवरी 2022 की अवधि में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों का निर्यात 23% बढ़कर $19.70 बिलियन पर पहुंच गया है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने एमएसपी पर धान की बम्पर खरीद भी की है। यानी कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक तरफ देश के अन्नदाता कोरोना महामारी के काल में भी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार भी किसानों और खेती के फायदे के लिए हर संभव कदम उठा रही है। तो आज की चर्चा इसी पर, और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे दो खास विशेषज्ञ मेहमान भी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज के मुद्दे की कुछ बड़ी बातें। देखिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर ये बम्पर कृषि निर्यात, अन्नदाता की मेहनत, यानी देश के कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात में आया जबरदस्त उछाल। और ये जो उछाल है वो अप्रैल 2021 से जनवरी 2022 में 23% बढ़ गया है, $19.70 बिलियन पर पहुंच गया। अप्रैल 2020 से जनवरी 2021 में ये $15.97 बिलियन था। चावल का निर्यात 13% बढ़कर $7.69 बिलियन के साथ शीर्ष पर है। तो गेहूं के निर्यात में भी $1.74 बिलियन की भारी वृद्धि दर्ज की गई है। केंद्र ने एमएसपी पर की धान की बम्पर खरीद, और ये जो खरीद केंद्र सरकार ने की है ये लगभग 1,42,282 करोड़ रुपए के 725 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद हुई है। और धान की ये बम्पर सरकारी खरीद से लगभग 1,02,00,000 किसानों को फायदा हुआ। पंजाब में धान की सबसे अधिक सरकारी खरीद की गई है। पंजाब वो राज्य जहां पर की सब उपज होती है, धान की अच्छी उपज होती है, वहां 9.24 लाख किसानों से 36,623 करोड़ रुपए के धान खरीद गई। चंडीगढ़, गुजरात, असम, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के किसानों से भी धान की खरीद हुई है, सरकारी खरीद। जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना, राजस्थान, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी खरीद हुई है। यानी लगभग पूरे देश में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी धान की जबरदस्त सरकारी खरीद हुई है। तो ये एक तरफ जहां कृषि निर्यात और खाद्य पदार्थों का जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं उसका निर्यात 23%, यानी आप कह सकते हैं कि लगभग ये 1/4 हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा उछाल है। और आज इसी मुद्दे पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में शिशिर हैं, शिशिर सिन्हा, सीनियर डिप्टी एडिटर हिंदू बिजनेस लाइन की, और साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर अशोक विशनदास भी, जो पूर्व चेयरमैन हैं CACP के, आर्थिक विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शिशिर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत कर लेता हूं डॉक्टर अशोक विशनदास जी से। डॉक्टर अशोक विशनदास, 23% का उछाल कृषि निर्यात में, और ये भी कि कोरोना काल जो लगभग 2 साल से जारी है, उस बीच में ये खबर कृषि निर्यात की आई है। खाद्य जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं उसमें और कृषि के सामानों में, कृषि के बाकी चीज़ों में ये उछाल 23% का कैसे संभव हो पाया डॉक्टर विशनदास? ये देखिए, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिन्होंने इस चीज को कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले हमारा जो खाद्यान्न का प्रोडक्शन है, उत्पादन 316 मिलियन टन हो गया जी। वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसमें से चावल का है 127 मिलियन टन और गेहूं का है 111 मिलियन टन। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस वजह से, क्योंकि हमारे पास जो सरप्लस है वो बहुत ज्यादा है, तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ। और उसके अलावा हमारे जो किसान जितनी मेहनत करते हैं, वो ये नहीं समझता कि दूसरे देशों के किसान ऐसे करते हैं। चाहे कोरोना हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, हमारे किसान काम करते रहते हैं। लेकिन ये बात दूसरे देशों के लिए शायद सत्य नहीं है। तो कोरोना में हम लोगों ने एक्सपोर्ट ज्यादा किया, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हुआ और विदेशों में उसकी डिमांड ज्यादा हुई। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ। और क्योंकि उनकी पैदावार इतनी नहीं हुई जितनी इंडिया की, अपने भारत की हुई है, तो वो उससे हमें बहुत फायदा हुआ है। तो एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, जो कृषि से संबंधित जो भी पॉलिसी लिए हैं, एक तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस से जो किसानों को बहुत सारा कॉन्फिडेंस मिला
कि कुछ भी वो पैदा करेंगे, कितना भी पैदा करेंगे, सरकार ने आश्वासित किया है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा जाएगा। तो किसानों ने और मेहनत की, फिर और जो गति शक्ति है और इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोल्ड चेन है, वो सारे हमारे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने ऐसी पॉलिसी, ऐसी नीतियां उन्होंने की जो कृषि को बहुत फायदा पैदा कर रही है। तो ये सारे फैक्टर और वो किया है। और फिर एक जो चीज है जो बहुत दिनों से लंबित हो रही थी, स्वामीनाथन कमेटी के रिकमेंडेशन, जितनी लागत आएगी उत्पादन में उसका कम से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा। तो ये पहले कभी नहीं था, तो किसानों को बहुत उससे और फिर उसमें आप ये भी देखते हैं कि जो प्रोक्योरमेंट हुआ है बहुत हाई हुआ है, और ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्होंने सबके मिला के हमारे किसानों को आश्वसित किया है, किसानों को आश्वसित किया है कि हम सरकार उनके साथ है, और उन्होंने बहुत उसके हिसाब से परिश्रम किया। और फिर कोरोना की वजह से हमें दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का और ज्यादा मौका मिला और उस मौके का फायदा हमने उठाया। मैं लौटता हूं डॉक्टर विशन दास आपके पास। शिशिर, एक तो सबसे पहली बात 23% का उछाल, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा नंबर कहा जाएगा उछाल के मामले में, 1/4 का लगभग ये उछाल है। और ये जो उछाल संभव हुआ, जैसे डॉक्टर विशन दास कह रहे हैं कि एक तरफ तो हमारे यहाँ बम्पर उत्पादन हुआ कोरोना काल के बाद भी, और दूसरी तरफ ये कि विदेशों में हमारे निर्यात के लिए अवसर बने। ये कैसे हुआ? देखिए, आज अगर आप प्रधानमंत्री के भाषण को आपने सुना होगा जो सुबह उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने इस बात का खास तौर पर जिक्र किया कि गेहूं का आकर्षण जो है, भारत के गेहूं का आकर्षण विदेशों में काफी बढ़ा है। और देखिए, दुनिया भर में इस समय सबसे अच्छी परिस्थितियां ये है कि जो अनाज हैं उनके कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, और दूसरी तरफ हमारे पास एक बम्पर रिकॉर्ड जो है प्रोडक्शन अवेलेबल है। तो इन दोनों का संयोग अगर देखा जाए और दुनिया के दूसरे देशों की मांग को देखा जाए तो एक मौका है कि हम इस उत्पाद को कैसे बढ़ाते हैं, एक पहलू है। दूसरा, ये जो आपने नंबर दिखाए है ये एपिडा बास्केट का है, जो कि कुल कृषि उत्पादों का लगभग 50% है। बिल्कुल। तो अगर आप कृषि उत्पाद को सभी को मिला ले, चाहे एपिडा या नॉन एपिडा को मिला करके, तो आपका कुल निर्यात जो है वो लगभग $40 अरब के करीब में जो है वो पहुंच जाता है। तो इस साल का जो लक्ष्य है लगभग $43 अरब का है, और अगर हम बीते वर्ष की बात करें तो लगभग $41 अरब का हुआ था। हमें उम्मीद है कि ये लक्ष्य को भी हासिल कर लेंगे। माफ कीजिएगा, एक अच्छी बात यह हुई है कि जो प्रसंस्कृत है, यानी कि जो प्रोसेस फूड है, उसकी डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। और दूसरी तरफ हमारे यहाँ चूंकि प्रोसेस फूड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे आप PLI स्कीम की बात करेंगे, तो उन सब की वजहों से एक बुनियादी व्यवस्था तैयार हो रही है जो कि इस निर्यात को बढ़ावा देगी। मुझे लगता है ये सारे तथ्य हैं जो कि निर्यात में बढ़ोतरी में अहम भूमिका निभा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही आपने खास बात कही है कि किस तरह से ये निर्यात बढ़ा है। मैं चलूंगा डॉक्टर विशन दास के पास भी और आपसे भी इस पर चर्चा बढ़ाऊंगा आगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद लौटेंगे और इस चर्चा को बढ़ाएंगे आगे। आप देखते रहिए DD न्यूज़। Carelessness while building a house can prove costly at the time of an earthquake. To avoid any cracks due to an earthquake in a house made of bricks and stones, apply seismic bands at lintel and plinth level, and for houses in Zone 5 at sill level also. Fix steel bars at every corner and joint. You are safe if your house is safe. Always ensuring your safety. NDMA. अरे पर कार लेने की इतनी जल्दी क्यों थी तुझे? कम से कम मेरी एडवाइस ले लेता। पापा, अगर आपकी एडवाइस लेता तो सरप्राइज नहीं दे पाता ना। और कार के मैटर में ना सही, पर कार लोन तो मैंने आप ही की एडवाइस से लिया है। मतलब आपका फेवरेट बैंक ऑफ बड़ौदा वाला कार लोन। इनके लोअर इंटरेस्ट रेट्स और क्विक प्रोसेसिंग के साथ साथ मुझे मिली end-to-end डिजिटल सर्विसेज। मतलब अब रोज रोज बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं। चल, और मुझे नई कार की पार्टी दे। चल। उगती हुई हरियाली में, सोने सी हर बाली में, हर सुबह चाय की प्याली में और घर घर की खुशहाली में, प्रदूषण मुक्त हो आसमान, दुनिया भर में अपने निशान, आत्मनिर्भर हिंदुस्तान
गेल इंडिया जिसकी पहचान। Realize your dreams with Canara Bank at low and attractive interest rate. Reach us at your convenience. Canara Bank. Together we can. पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। गरीब को सस्ती दवाई मिले, गरीब को दवाई के बिना मरने की नौबत ना आए, इसलिए पूरे देश में जन औषधि भंडारों का अभियान चलाया है। भारतीय जन औषधि परियोजना के अंतर्गत अब तक देश भर में हजारों जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं, जहां पर उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयां बाजार मूल्य से 90% तक की कम कीमत पर उपलब्ध हैं। जन औषधि का निशान है उच्च गुणवत्ता की पहचान। इसे देखकर ही दवाई खरीदें। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल ऐप जन औषधि सुगम को डाउनलोड करें या टोल फ्री नंबर 1800-180-8080 पर कॉल करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम खास तौर पर चर्चा कर रहे हैं बम्पर कृषि निर्यात पर, जो कि हमारे अन्नदाताओं ने कड़ी मेहनत के साथ ये सफलता देश को दिलाई है। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर अशोक विशनदास और शिशिर सिन्हा। डॉक्टर अशोक विशनदास, जिस तरह से कि ये कामयाबी मिली है और गेहूं के मामले में बहुत जो उछाल है, ये लगभग 4 गुने का उछाल है गेहूं के निर्यात में। इससे क्या संकेत मिलता है कि आने वाले दिनों में चाहे गेहूं हो या फिर जो प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ हैं, जैसे जो भी प्रोसेस्ड हैं, प्रोसेस्ड फूड, हम एक ज़माना ऐसा भी रहा है कि हमने प्रोसेस्ड फूड को काफ़ी ज़्यादा बाहर से आयात किया है, तो क्या अब ये उल्टा होने वाला है कि भारत के प्रसंस्कृत पदार्थ बाहर ज़्यादा जाने वाले हैं? देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे जो प्रोसेस फूड है वो उस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। उसके 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि प्रोसेस फूड जो इंडिया के है वो धीरे धीरे इनकी साख बढ़ती जा रही है। एक तो हम ऑर्गेनिक फूड में ज्यादा आगे हैं, अग्रणी हैं, उससे लोगों को कॉन्फिडेंस है जो विदेश में रहते हैं कि इंडिया के फूड अच्छे हैं। दूसरा, हमारा जो कोल्ड स्टोरेज है और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है उसमें काफी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और उधर सरकार का भी जो पॉलिसी बन रही है उसमें इनको प्रोत्साहन किया जा रहा है ताकि प्रोसेसिंग ज्यादा हो। तो ये है कि प्रोसेसिंग में वैल्यू एडिशन होती है, उससे हमें जो एक्सपोर्ट अर्निंग है वो ज्यादा है, उससे किसानों का भी लाभ है और इंडस्ट्री का भी लाभ है, और उससे जॉब बहुत क्रिएट होते हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है। एक तो किसानों का फायदा होगा, दूसरा जो हमारे सरप्लस फूड थे जो रखे रहते थे ऐसे और पूरा उसको कोई खरीदार नहीं मिलता था, वो मिल रहा है। फिर इंडस्ट्री लगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट हुआ तो जॉब क्रिएशन हुआ तो सड़कों का निर्माण हुआ, वो बहुत आवश्यक है। तो ये सारी जो चेन है, जो डेवलपमेंट की चेन है, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी से टर्शरी सेक्टर, तो ये तीनों चेन अगर है तो उससे सबको फायदा होगा। इस चेन में जो लोग हैं, सबसे प्रमुख है हमारे किसान भाई, फिर हमारे इंडस्ट्री वाले हैं, फिर जो इन्वेस्टमेंट है, और ये इस वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट का जो लक्ष्य है, और कोई भी इकोनॉमी, ये तो दिस इज 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट है, अगर किसी भी विकसित देश है वो कभी भी अपने घरेलू अर्थव्यवस्था पे डेवलप्ड नहीं हुए, विकसित नहीं हुए, तो हमें एक्सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और उसका है तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो एक तो ये सिर्फ किसान ही नहीं लाभान्वित होंगे, पूरा देश लाभान्वित होगा, गरीबी कम होगी और डेवलपमेंट होगा, सड़कें बनेगी, कम्युनिकेशन होगा और ट्रांसपोर्टेशन होगा, टूरिज्म होगा। तो उससे, और जैसे किसानों के हाथों में आय होगी तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, टर्शरी सेक्टर है, तो उनके लिए डिमांड भी ज्यादा होगी, वो उनको डिमांड मिलेगी, और डिमांड उसको मीट करने के लिए हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत ही फैला हुआ है, इसलिए उसका जो लाभ है वो
पूरी अर्थव्यवस्था को और सारे सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर को भी मिलेगा। तो हमारा इसमें जो प्राइमरी सेक्टर है वो बहुत मजबूत हो रहा है। और मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल दूंगा कि जैसे अगर आप रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसको नीचे से फायर किया था तब ऊपर जाता है। तो ऐसे ही हमारा जो 3 सेक्टर हैं ब्रॉडली अर्थव्यवस्था के, एक प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी और टर्शरी। तो अगर प्राइमरी सेक्टर हमारा मजबूत होगा तो वहां से अगर आपको थोड़ा सा मजबूती होगा, यानी कि आपने उसको थोड़ा और बूस्ट किया तो उसका जो लाभ होगा सेकेंडरी और टर्शरी जो उसके ऊपर होगा। जी, आपके पास लौटता हूं डॉक्टर विशन दास। शिशिर, जिस असर की बात हम कर रहे हैं और डॉक्टर विशन दास भी कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा इसको संकेतों में कहूं, जो संकेत होते हैं, जो पैरामीटर्स होते हैं, क्या ये समझना ठीक होगा कि अगर इसी तरह से निर्यात बढ़ता रहा तो उसका असर हमें जीडीपी में कृषि के योगदान पर, भारत की अर्थव्यवस्था पर, किसानों की आमदनी को 2 गुना जो करने की कोशिश है उस पर, इन सब चीज़ों पर एक बड़ा असर देखने को मिल सकता है अगर हम इसी तरह कृषि निर्यात को बढ़ाते रहे तो? इसमें 2 पहलू पे आपको ध्यान देना है। एक चीज तो आप ये समझिए कि लगभग 65% आबादी और 50% श्रम शक्ति कृषि पर निर्भर है। और वहीं पर अगर हम जीडीपी में के जगह पे हम जीवीए शब्द इस्तेमाल करेंगे, जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, उसमें अगर हम हिस्सेदारी देखें तो अब वो घट करके 18% पर है। तो ये कहीं ना कहीं प्रतिशत हमें कम दिखता है। दूसरी तरफ ये है कि क्या किसानी फायदेमंद है, क्या जो युवा पीढ़ी है वो किसानी में जाना चाहती है, वो क्यों, उनके लिए क्या दिक्कत आ रही है। तो जब ये वैल्यू एडिशन की बात जब की जाती है, जब आप प्रोसेस फूड के आप एक्सपोर्ट की बात करते हैं, आप फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने की बात करते हैं, तो ऐसे बहुत सारी सक्सेस स्टोरी बनती है जो कि किसानी को फायदेमंद बनाती है। तो हमें 2 पहलू पे ध्यान देना है। एक तरफ जो कि मौजूदा जो किसान हैं, जो लोग वहां लगे हुए हैं, उनके लिए कीमत ज्यादा मिले, और दूसरी तरफ जो लोग किसानी छोड़ करके जाना चाहते हैं उनको हम किसानी की तरफ किस तरह से आकर्षित कर सके ताकि वहां पर भी एक रोजगार का मौका बन सके। देखिए, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर उत्पादक को अपनी कीमत तय करने का अधिकार नहीं मिलता है, जबकि अगर आप दूसरे क्षेत्रों में जाएं तो ये सहूलियत उन्हें मिलती है। हालांकि ये अधिकार, ये सहूलियत देने की कोशिश हुई थी शिशिर, जो 3 बिल कृषि के जो लाए गए थे उसी की कोशिश मेरा ये कहना है कि अगर हम इस तरह की व्यवस्था बनाते जिससे कि उनको ज्यादा से ज्यादा कीमत मिले, तो इस तरह की जो व्यवस्था या इस तरह की जो आलोचना की जाती रही है उससे हम कहीं ना कहीं बच सकते हैं, उससे कहीं ना कहीं हम दूर जा सकते हैं और किसान और किसानी दोनों के लिए स्थिति और बेहतर हो सकती है। मुझे लगता है कि अगर आप 2020-21 का आंकड़ा देखें तो लगभग 20% हिस्सेदारी जीवीए में हो चुकी थी, जो कि 21-22 में घट करके 18% रहने का अनुमान है। अब जरूरत है कि इसको हम और कैसे बढ़ाएं, कम से कम 20%, 25% तक ले जाने की बात करें, तो शायद जो स्थिति है, जो कृषि की जो जिस तरह से आबादी की हिस्सेदारी है, श्रम शक्ति की हिस्सेदारी है, वो उसके अनुपात में कहीं ना कहीं सही बैठे। बिल्कुल, और बिल्कुल ये उम्मीद तो करते हैं कि ये बिल्कुल हासिल होगा और आगे चल करके हम इस चर्चा को और बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल वक्त आ गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और इस चर्चा को जारी रखेंगे। पर कार